चुड़ैल की जामुन ट्रेन। आधी रात के समय एक रेलवे स्टेशन पर एक अजीब सी ट्रेन थी जो कि जामुन ट्रेन के नाम से जानी जाती है। उस ट्रेन की खासियत थी कि उस ट्रेन के हर डिब्बे पर सीट पर टोकरी भर के आकर्षक जामुन रखे थे। वहीं दूसरी ओर लोग पागल होकर एक दूसरे को बहुत मार रहे थे, तो कोई बंदर की तरह अपने आप को लगातार खुजाई जा रहा था, जो काफी बड़ी तादाद में हो रही थी। लगभग ट्रेन और प्लेटफॉर्म के सभी लोग बावले हो चुके थे, पर हैरानी की बात यह थी कि आखिर इतने लोग अपने आपे से बाहर कैसे हो गए और वो ऐसे क्यों कर रहे थे। क्या इन सब के पीछे कोई वजह थी? जानने के लिए कहानी में कुछ घंटों पहले चलते हैं। शाम के वक्त लोग अपनी टिकट की लाइन लगाकर धक्का मुक्की करके जामुन ट्रेन में जाने के लिए उत्सुक हो रहे थे। अरे भाई क्या है, ऐसे धक्का क्यों दे रहे हो? अरे अंकल, आप ज्यादा मत बनो, खुद आगे लगे हो और हमें ज्ञान दे रहे हो। एक तो धक्का मार के आगे खुद घुस गए। क्या तुम्हें बड़े बुजुर्ग से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? बस आप बड़े बूढ़े लोग इसी बात का फायदा उठाकर लाइन में लग जाते हो और हर चीज का लुत्फ उठाते हो। हम यंगस्टर की तो कोई जिंदगी नहीं है। बेटा तुम हद पार कर रहे हो। यात्रीगण कृपया करके शांति बनाए रखिए। आप कोऑपरेट करेंगे तभी हम जल्दी काम कर पाएंगे। जामुन ट्रेन थोड़ी देर में आने वाली है। स्टाफ की बात सुनकर सभी लोग लाइन में आराम से लग जाते हैं। कुछ ही देर में सबको टिकट मिल जाती है। सब प्लेटफॉर्म की तरफ आते हैं। अरे भाई, पहली बार जिंदगी में जामुन ट्रेन में बैठने जा रहा हूँ। कब आएगी ये जामुन ट्रेन? अरे पापा, बस थोड़ी देर की बात है। पता है बेटा, मैंने सुना है ये ट्रेन पहली बार चल रही है और हम सब इसमें बैठने वाले हैं। पहले यात्री हैं हम सब। इसकी हर सीट पर जामुन रखे हुए मिलेंगे। हाँ पापा। नंदिनी के इतना कहते ही जामुन ट्रेन आ जाती है, जो दिखने में बाहर से बेहद ही सुंदर होती है। लोग उस ट्रेन को देखते ही उसमें जाने के लिए टूट पड़ते हैं, फिर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और अंदर का दृश्य देखकर कहते हैं, अरे वाह, ये ट्रेन कितनी सुंदर है। और देखो तो जामुन की डालियां भर के रखी हुई है। मुझे तो जामुन इतने पसंद है कि पूछो ही मत। सही बोला आपने। मैं तो जामुन की ट्रेन का नाम सुनकर ही खाना नहीं लाई हूँ। जामुन से ही पेट भर लूंगी। हाँ हाँ बेटा, मैं भी जामुन खाऊंगी। भला गर्मियों के मौसम में जामुन को कोई छोड़ सकता है क्या? अरे आंटी, जब से मैंने इस ट्रेन के बारे में सुना है, मैं तो उतावला हो गया था इस जामुन ट्रेन के लिए। गर्मी में जामुन खाने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हमें गर्मियों में ये जामुन भी मिल रहा है और जामुन ट्रेन भी। बस ट्रेन चलते ही जामुन और ट्रेन का मजा लूंगा। हाँ हाँ जरूर, हम भी यही करेंगे। कुछ ही देर में ट्रेन चलने लगती है, जिसके बाद लोग जामुन खाकर ट्रेन का आनंद लेते हैं। लेकिन अचानक ही किसी किसी को खाने के बाद गले में खुजली होती है, तो कोई खांसने लगता है, तो किसी के पूरे बदन में खुजली होने लगती है। तभी राजेश कहता है, अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है अचानक मेरे गले में? अरे मेरे गले में तो बहुत तेज दर्द और खुजली हो रही है। अरे कोई मुझे बचाओ। अरे यार, ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। आंटी आंटी, कुछ कीजिए। मेरे हाथ पैरों में बहुत खुजली होने लग गई है। एकदम से चेहरा और हाथ लाल पड़ गया है। अरे बेटा, मैं तुम दोनों की कैसे मदद करूं? मेरे खुद ही ऐसे हो रहा है। कोई बचाओ, डॉक्टर को बुलाओ। हमें बचाओ, हम सब तकलीफ में हैं। मैं पागल हो जाऊंगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये कहकर हेमा अपने आपे से बाहर हो जाती है। अपने हाथ पैरों को खुजाते खुजाते लोगों को मारने लगती है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं किसी को मारना नहीं चाहती, पर लोगों को मार रही हूँ। तूने मुझ पर हाथ उठाया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ट्रेन में बैठे सभी लोग अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। कुछ जामुन खा के दर्द से तड़प रहे होते हैं, तो कुछ एक दूसरे को मार रहे होते हैं। ये देखकर चुड़ैल हंसते हुए कहती है, अरे बाबा, मेरे जामुन ने तो कमाल कर दिया। ट्रेन में बैठे सभी लोगों की अच्छे से लंका लगा दी है मेरे जामुन ने। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है ना? हाँ हाँ, अब जल्दी तुम सब लोग मर जाओगे। अरे हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? ठीक कर दो हमें। अगर तुमने हमारे साथ ऐसा कुछ किया तो देख लेना, भगवान तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हें इसकी सजा जरूर देंगे। बकवास बंद करो तुम सब लोग। मेरे साथ भी यही सब हुआ था। मेरी किसी ने मदद नहीं करी तो मैं किसी की क्यों मदद करूं? तुम सब लोगों को इस हाल में देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब जरा मुझे आगे के डिब्बों में देखकर आने दो, वो लोग तुम्हारी तरह मर रहे हैं या नहीं। ये कहते ही चुड़ैल उड़ते हुए आगे के डिब्बे में जाती है। वहां भी सबका यही हाल हो रहा था। तभी दर्द में कराहकर किशोर और नंदिनी कहते हैं,
अरे आखिर ये सब क्यों हो रहा है? कौन कर रहा है ये सब? मुझे लग रहा है पापा किसी ने हमारे जामुन में कुछ मिला रखा है। जो सबकी हालत खराब है। मैंने किया है ये सब। तुम लोगों को ऐसा देखकर बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, तो ये सब चुड़ैल तूने किया है? आखिर तेरे जामुन खाकर ट्रेन के लोग क्यों मर रहे हैं? बता क्या किया है तूने? मैंने अपना बदला ले लिया है। 4 महीने पहले की बात है। मैं इसी ट्रेन में जा रही थी। जामुन का सीजन था, इसीलिए मैंने बहुत सारे जामुन खरीद लिए। इससे पहले मैंने कभी खाए नहीं थे। उस दिन पहली बार मैंने बहुत सारे जामुन खाए। तभी ट्रेन में बैठकर मेरी अचानक हालत खराब हो गई। मेरे हाथ पाँव पर खुजली सी होने लगी, मुंह पर दाने आने लगे, जिससे लोग मेरे पास आने से भी डर रहे थे। ना तो मेरी मदद कर रहे थे, ना मेरी पुकार सुन रहे थे। प्लीज प्लीज कोई मुझे बचाइए, शायद मेरे रैशेस पड़ रहे हैं। इस जामुन को खाने से मेरी तबीयत खराब हो गई है, कोई मेरी मदद कीजिए। ना 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 ना, हम नहीं करेंगे। तुम्हें छूने से हमें हो गया तो पता नहीं कौन सी बीमारी हो तुम्हें। हम कैसे मान लें कि जामुन खाने से हुआ है? दूर हटो हमसे और अगले स्टेशन पर उतर जाना। प्लीज, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद कीजिए। शीला लोगों से मदद मांगती है, पर इतने में जामुन की एलर्जी उसके शरीर में जहर की तरह फैल जाती है, जिससे वो मर जाती है। और मरने के बाद चुड़ैल बनकर वो कहती है, इन लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैं इनको बिल्कुल वैसे ही मारूंगी जैसे इन लोगों ने मुझे मारा था। जिसके बाद चुड़ैल जादू से जामुन ट्रेन बना देती है। इसीलिए मैंने ये सब किया, समझे तुम? मरने के लिए तैयार हो जाओ। हे भगवान, हम पर दया करो, इस चुड़ैल से हमें बचाओ, वरना ये सब लोगों को मार डालेगी। हमें इस विपदा से बचाओ कन्हैया। नंदिनी के इतना कहते ही कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं। दुष्ट आत्मा, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। तू अपने कर्मों से मरी थी, लेकिन अब जो तूने किया है उसके लिए तेरा अंत होकर ही रहेगा। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू और तेरी जामुन ट्रेन पाताल में समा जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण जी के रक्षा कवच से सभी लोग ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं और उसी क्षण चुड़ैल अपनी जामुन ट्रेन के साथ पाताल में समा जाती है। चुड़ैल की खूनी रोटियां। तन्मय, तुम्हारे पेट में फिर से चूहे दौड़ने लगे क्या? हाँ बेबी, तुम तो जानती हो ना कि मेहनती बंदे को कितनी भूख लगती है। एक नवविवाहित दंपति आधी रात गाड़ी में सवार आगे बढ़ रहे थे। तन्मय देखो, मैं इतनी रात में जाकर तुम्हारे लिए रोटियां नहीं सेकने वाली, समझे? तुम आजकल की लड़कियों को रोटी बेलने में इतनी आफत क्यों आती है? तन्मय खिसियाए स्वभाव से गाड़ी की रफ्तार तेज करते हुए आगे बढ़ता है कि कुछ दूरी तय करते ही उसकी गाड़ी एक गांव के सरहद के पास आकर रुक जाती है। तन्मय, यहाँ गाड़ी रुक गई और तुम्हें खुशी चाह रही है? वो देखो, मेरे पेट का जुगाड़ हो गया। दरअसल गांव के सीमा के बाहर एक औरत मढ़ई में बैठी रोटियां सेक रही होती है। अरे सुनो रोटी वाली, जरा खाने की एक थाल तो लगाना। आर यू मैड तन्मय? तुम इस औरत के हाथों की रोटियां खाओगे? कितनी गंदी तरह से मिट्टी पर पसर कर रोटियां बना रही है। मेम साहब, आप शहरी लोगों की यही कमी है। अगर आप ये एक रोटी का निवाला भी खाएंगी तो शहर के 56 भोग भूल जाओगी। औरत रोटियां सेक कर तन्मय को दे देती है। तन्मय रोटी का एक निवाला खाते ही बोलता है, वाह, सचमुच तुम्हारे हाथ की रोटियों में तो जादू है, कितनी मिठास है। अचानक से तन्मय के गले की खाल उधड़ने लगती है और उसके गले से बहने वाले खून से सारे कपड़े सन जाते हैं। वो कराते हुए जमीन पर चित हो जाता है। मौली, अरे बचाओ मुझे, अरे मेरी जान जा रही है। तन्मय उठो, क्या मिला था उस रोटी में जो तूने मेरे पति को खिलाया? बोल चुड़ैल। औरत शातिर हंसी हंसने लगती है। तभी आसमान का रुख एकदम से भयानक हो जाता है, जिसके संग औरत चुड़ैल के भयानक रूप में आ जाती है। तुम चुड़ैल हो? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। जो भी मेरे बनाए खूनी रोटियां खाएगा वो मारा जाएगा। मौली फुर्ती से भागने के खातिर जैसे ही आगे बढ़ती है, चुड़ैल उसके एकदम सामने आकर एक रोटी उसके मुंह में भरते हुए कहती है, ले खा, ठूस मेरी बनाई रोटियों में कमी निकलकर खिल्ली उड़ाई थी ना, अब भुगत। बौखलाई चुड़ैल अपनी खूनी रोटियां खिलाकर उसे ढेर कर देती है।
अगली भोर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क के लोग वहाँ जब काम करने आते हैं तो उनकी नजरें चकाचौंध रह जाती हैं। अरे ये सब हो क्या रहा है? मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। आखिर ये झोपड़ी रोज रोज कैसे यहाँ खड़ी हो जाती है? जरूर इस जमीन पर किसी भूतनी का साया पड़ चुका है। क्या वाहियात बातें कर रहे हो? देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कंस्ट्रक्शन का काम नहीं रुकना चाहिए। मैं तुम्हें हर दिन के दुगने पैसे दूंगा, बस तुम मन से काम करो। जल्द से जल्द यहाँ विक्रम बजाज का होटल खुलेगा। पैसों के लालच में आकर सभी वर्कर देर रात तक काम करने लगते हैं। तभी चुड़ैल भेष बदलकर खाने से भरा डेला लाते हुए कहती है, गर्मा गर्म रोटी खा लो। वर्कर की झुंड में काम कर रहा एक सरदार कहता है, अरे पुक्के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं ना। ओए वीरो, कि आज रोटी शोटी खाना तो विचार नहीं हैगा। चलो छेदी छेदी आ जाओ। फंस गया शिकार। अब जैसे ही ये सभी मुझ चुड़ैल की खूनी रोटियां खाएंगे, इनका खेल खत्म। अरे पहला हूँ रोटी परोस दे छेदी। ये लो सरदार जी, शुरू करो। चुड़ैल सभी के आगे अपनी बनाई खूनी रोटियां परोस देती है। ओए ओए, मक्के दी करारी रोटियां दे सरसों दा साग, कितने वक्त बाद नसीब होया है। अरे अरे सरदार जी, खाते वक्त बात नहीं करते। जल्दी जल्दी खाना खा लीजिए, फिर मुझे बर्तन लेकर वापस भी लौटना है। सभी एक साथ रोटियां खाना शुरू करते हैं कि कुछ ही पल में चुड़ैल की बनाई रोटियों का थाक सफाचट हो जाता है। तभी सभी गला पकड़कर छटपटाने लगते हैं। अरे अरे बचाओ बचाओ। अरे की होया? तुम सरेआनू। इनकी अंतिम घड़ी जो आन पड़ी है। चुड़ैल की दोहरी आवाज सुनकर सरदार उसके भयावह जलजले रूप की ओर ताकता है, जो सर से पांव तक आग में धधक रही थी। ये मंजर देख उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। हाय रब्बा, ऐते चुड़ैल सी उनकी करा कैसे बचावा अपने मित्रानू। सरदार जी, जानना नहीं चाहोगे कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा? चुड़ैल जी, मैनू कुछ भी जानने दी कोई लोड़ नहीं सी। तुसी मेरी जान बख्श देओ। कद 6 फुटिया, लेकिन अकल शक्ल से एकदम फट्टू है तू। खबरदार, जो एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुझको भी अपनी खूनी रोटियां खिलाकर मार डालूंगी। तुसी मेरी नाल की जान देओ। तुझे मेरी मदद करनी होगी, मगर उसके खातिर तुझे मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। तकरीबन 1 माह पहले की बात है। धूमगढ़ गांव में मंजरी नाम की लड़की गांव के सीमा के बाहर एक घास फूस की टिकाऊ मढ़ई में ढाबा खोले बैठी थी। वह बेहद सस्ता खाना बेचा करती थी, जिसके चलते उसकी बेहद अच्छी कमाई होती थी। अरे मंजरी बहन, जरा जल्दी से खाना दे दो, भूख के मारे पेट में कबड्डी मची हुई है। अरे हाँ बबलू भैया, अभी लाई। मंजरी झटपट से तवे की रोटी सेक कर खाने की थाली भरकर बबलू के आगे परोसती है और बबलू उसे 10 रुपए पकड़ा देता है, जिसे देख वहाँ बैठा एक अमीर आदमी बोलता है, अरे तुम मूर्ख औरत हो क्या? भट्टी की आग में धधक कर ये रोटियां सेक कर इतना सस्ता बेच रही हो? ऐसे कितना कमा पाती हो? अरे साहिब, छोटा मुंह बड़ी बात। सब कुछ पैसा ही नहीं होता। मैं सस्ती रोटियां इसलिए बेचती हूँ जिससे कि गांव के गरीब लोग इससे पेट भर सके। भले ही उससे 4 पैसे कम आएंगे, लेकिन दुआएं तो भरपूर मिलेंगी। मानना पड़ेगा, आज के जमाने में ऐसी बड़ी सोच। हर दिन के साथ मंजरी के हाथों की रोटियां खाने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, जिससे उसकी आमदनी भी दुगनी होने लगती है। पर एक रोज एक बड़ी सी गाड़ी उसकी गुमटी के आगे रुकती है, जिसमें से एक सूट बूट पहना रईस इंसान निकलता है। सुन और 2 टके की छोकरी, अपना ये चूल्हा चौका और ये जली भुनी रोटियां उठा और रफा दफा हो। आप मुझे मेरी जगह से निकालने वाले होते कौन हैं? ये ऐसे नहीं मानेगी। आगे बढ़ो और बुलडोजर चढ़ा दो। तेजी से आ रही बुलडोजर मंजरी की आंखों के सामने सब कुछ कुचल देता है। तुम अमीर अपने आप को क्या समझते हो? ये ढाबा मेरे सालों की मेहनत का फल था, मेरी जीविका का एकमात्र सहारा था। नाली के कीड़े गरीब भिखारी, तुम लोगों को पैसे ऐंठने का बहाना चाहिए। दोनों के बीच तगड़ी भिड़ंत छिड़ जाती है। तभी विक्रम उसे जोर से धकेल देता है और बुलडोजर के नुकीले हिस्से की दरांती उसके जिस्म के आर पार हो जाती है। और उसके चलते मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मैं उस विक्रम बजाज को मौत के घाट उतार कर ही यहाँ से जाऊंगी। तू सिर्फ किसी भी बहाने उसे लेकर यहाँ आ। अगर तूने मुझ चुड़ैल से कोई भी चालाकी की तो तेरा हश्र बुरा होगा। लखविंदर दौड़कर विक्रम को हादसे की जगह पर ले आता है। लखविंदर, तुमने तो कहा था स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, पर यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक जान पड़ता है। तभी जोर शोर से आंधी चलने लगती है और लखविंदर वहाँ से भाग चलता है।
तभी चुड़ैल विक्रम का गला दबोच कर कहती है, मरेगा, अब तू मरेगा। तेरा इस जमीन पर होटल का सपना अधूरा ही रह जाएगा। तुम यहाँ? इसका मतलब ये सब तुम्हारा बिछाया जाल था? हाँ, ये मुझ चुड़ैल का ही छलावा था। अब तुझे भी मुझ चुड़ैल की खूनी रोटियां खानी पड़ेंगी। विक्रम के कदम खौफ से पीछे भागने लगते हैं कि चुड़ैल गुस्से में आकर अपनी काली सिद्धियों से विक्रम पर सैकड़ों रोटियां और धधकते ज्वाला की बौछार करती है, जिसके चलते विक्रम का शरीर छिल जाता है। माफ कर दो मुझे, मत मारो, मेरी जान बख्श दो। तुझे बख्श दूं? कतई नहीं। तूने मेरी रोटियों का धंधा चौपट किया था। तेरी मौत तो आज होकर रहेगी। चुड़ैल उसका गला ताड़ ताड़ करके उसकी खोपड़ी को जल रहे चूल्हों की लपटों के हवाले करके अपना इंतकाम पूरा कर लेती है और एक बार फिर उस जगह पर चुड़ैल ढाबा सजाकर रोटियां बनाकर अनजान गरीबों को पेट भर रोटियां खिलाया करती है। रोटियां। पुलिस स्टेशन में चुड़ैल का साया। साहब, आपको घर नहीं जाना है क्या? देखिए, रात के 10 बज गए हैं। रात के समय इस पुलिस स्टेशन में रुकना खतरे से खाली नहीं है। सुबह मैंने गांव वालों से भी इस पुलिस स्टेशन को लेकर कुछ अजीब चर्चा सुनी थी। तुम भी बेहद डरे हुए लग रहे हो। क्या बात है इंस्पेक्टर मोहित? अरे सर जी, इस पुलिस स्टेशन पर कुछ सालों से एक चुड़ैल का साया मंडरा रहा है। एक पुलिस वाले होकर तुम इन दकियानूसी बातों पर कैसे यकीन कर सकते हो? क्या तुमने उस चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा? नहीं ना? साहब, कभी कभी जो आंखों से नहीं दिखता वो भी सच होता है। बताना मेरा फर्ज था, आगे आपकी मर्जी। मोहित के जाने के बाद फिर पुलिस स्टेशन में एसीपी अभिमन्यु के सिवा और कोई ना था। आधी रात सारा काम खत्म करते हुए थक कर कहता है, सारी फाइलों का काम कंप्लीट हो गया है, थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। अभिमन्यु जैसे ही आंखें बंद करता है, पुलिस स्टेशन के चारों ओर एक औरत के रोने की आवाज जोर शोर से गूंजने लगती है, जिस कारण अभिमन्यु की नींद टूट जाती है और वो कहता है, ये किसके रोने की आवाज आ रही है? कौन है? सामने आओ, मैं भी तो देखूं आखिर चुड़ैल बनकर कौन इंसान लोगों को डराकर बांद्रा पुलिस स्टेशन का नाम खराब कर रहा है। फिर चुड़ैल उसके सामने आकर कहती है, तू मुझे देखना चाहता था ना, ले मैं आ गई। मतलब कि इंस्पेक्टर मोहित सच कह रहा था? जो भी रात के समय पुलिस स्टेशन में रुकता है, मैं उसका एनकाउंटर कर देती हूँ। चुड़ैल पुलिस को मौत के घाट उतार कर गायब हो जाती है। ऐसे ही लगातार चुड़ैल हर रात बांद्रा पुलिस स्टेशन में मौत का तांडव करती है, जिसे देखते हुए गांव के लोग बांद्रा पुलिस स्टेशन को भूतिया घोषित करके उस पर ताला लगा देते हैं। तकरीबन 2 साल के बाद सिद्धार्थ नाम के एक पुलिस वाले की पोस्टिंग बांद्रा पुलिस स्टेशन में होती है, जहां वो कहता है, साहब, खैरियत चाहते हो तो लौट जाइए इस पुलिस स्टेशन से। इस पुलिस स्टेशन पर एक बड़ी खतरनाक चुड़ैल का साया है। आप शायद इंस्पेक्टर मोहित हैं, राइट? नहीं, अब मैं पुलिस वाला नहीं रहा, क्योंकि मुझे पुलिस की नौकरी से ज्यादा अपनी जान प्यारी है। मोहित के लाख समझाने पर भी सिद्धार्थ पुलिस स्टेशन का ताला खोल देता है। फिर दरवाजा खोलने के साथ उसके अंदर से सैकड़ों चमगादड़ उड़ते हुए बाहर निकलते हैं और मोहित कहता है, साहब, अब तो समझ जाइए, ये चमगादड़ की टोली वहीं अपना बसेरा बनाते हैं जहां किसी खौफनाक चुड़ैल या बुरी शक्ति का साया हो। ये पुलिस की वर्दी आपकी जान ले लेगी सर। पुलिस की खाकी वर्दी एक पुलिस वाले की शान और गौरव होती है, उसकी जान की दुश्मन नहीं। अगर पुलिस वाले डरने लगे तो जनता को कौन संभालेगा? सिद्धार्थ सालों से बंद पड़े पुलिस स्टेशन को अकेले साफ सुथरा करने लगता है। ऐसा करते उसको काफी रात हो जाती है। तभी पुलिस स्टेशन की सभी बत्तियां जलने और बुझने लगती हैं, जिसे देखकर वो कहता है, ये अचानक से लाइट्स को क्या हो गया है? लगता है सालों बंद रहने की वजह से तकनीकी खराबी आ गई है। फिर पुलिस स्टेशन के चारों ओर चुड़ैल के रोने की आवाज आती है। कौन रो रहा है? सिद्धार्थ के टोकते ही आवाज बंद हो जाती है। तभी एक घूंघट में लिपटी औरत पुलिस स्टेशन के अंदर कदम रखकर घबराते हुए कहती है, इंस्पेक्टर साहब, मेरी मदद कीजिए, कुछ गुंडे मेरी जान के पीछे पड़े हैं। कौन गुंडे? घबराओ नहीं बहन, इस पुलिस वाले के होते तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर चुड़ैल अपना घूंघट उठाती है और
पुलिस की वर्दी में सिद्धार्थ के चेहरे को देखकर खून के आंसू रोते हुए कहती है, मेरा भाई। सिद्धार्थ चुड़ैल को देखकर डरते हुए कहता है, दूर रहो मुझसे, तुम एक चुड़ैल हो। फिर चुड़ैल अपने हाथों का कंगन खनकाने लगती है, जिसे देख इंस्पेक्टर सिद्धार्थ कहता है, कंगना दीदी, आप इस हालत में? इसका मतलब इस पुलिस स्टेशन पर चुड़ैल का मंडराता साया आपका है? हाँ मेरे भाई, वो चुड़ैल मैं ही हूँ जो पुलिस स्टेशन के पुलिस को मार रही हूँ। पर क्यों? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? और आप अचानक से लापता कैसे हो गई थी? सब कुछ बताऊंगी भैया। कंगना अपने माता पिता और छोटे भाई सिद्धार्थ के साथ मायापुरी गांव में रहती थी। वह कॉलेज में पढ़ती थी। उसका रूप इसका दुश्मन बन बैठा था। गांव के बाहर कुछ गुंडे उसे रोजाना परेशान करते थे। आज भी वह कंगना के साथ छेड़खानी करते हुए कहते हैं, मेरी जान कहाँ जा रही है? हमें भी अपने साथ ले चल। दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। काश मैं ये खुश नसीब दुपट्टा होता जो तेरे सीने से लिपट कर चलता। उफ, ये जालिम अदाएं। कंगना उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए चल पड़ती है। ये उसके लिए अब रोज की बात हो गई थी, जिसे परेशान होकर वह बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचकर कहती है, इंस्पेक्टर साहब, मुझे कंप्लेंट दर्ज करानी है। इंस्पेक्टर उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी धुन में मगन था। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ले झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात सुन भी रहे हैं? कब से मैं आपको कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ। कुंडी मत खड़काओ रानी, सीधा अंदर आओ रानी। ए दांडे, जल्दी से मेरे लिए एक स्पेशल कड़क चाय मलाई मार के ला। अभी लाया साहब। आप मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। आपको सिर्फ खाना पीना और गाना नजर आ रहा है। मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए। क्यों रे चुकरिया, तू एसपी राठौर विक्रम को तेवर दिखा रही है? जा, नहीं लिखता तेरी कंप्लेंट। गुंडों से परेशान कंगना कई दिनों तक पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती है, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। और एक दिन कॉलेज खत्म करके सुनसान सड़क से वो गुजर रही थी, तो वह इंस्पेक्टर विक्रम और बाकी दोनों गुंडे उसे घेर कर कहते हैं, क्या रे, तू हमारी कंप्लेंट लिखवाने आई थी? अरे राका संभल कर, बड़ी तीखी मिर्ची है, बड़ी तेज लगेगी। मैं कहती हूँ मेरा रास्ता छोड़ दो। तुम्हारे इंस्पेक्टर होने पर थू है। क्या कहा तूने? अभी रुक, तेरी सारी हेकड़ी निकालता हूँ। तीनों जालिमों की तरह उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और अंत में जिंदगी से हार कर उसकी गन निकाल कर खुद को वो शूट कर लेती है और कहती है, जा रही हूं मैं, लेकिन लौट कर आऊंगी और इस पुलिस स्टेशन का नामो निशान मिटाकर रख दूंगी। और फिर उन तीनों जालिमों ने खुद को बचाने के लिए मेरी लाश को इस पुलिस स्टेशन के पीछे वाले जंगल में दफना दिया। उस पुलिस वाले ने, उस घटिया हरकत ने पुलिस का नाम शर्मसार कर दिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया, उसको तो मैंने मौत के घाट उतार दिया था, पर वह दोनों गुंडे अभी भी खुले आम घूम रहे हैं। तुम्हारी कसम दीदी, अब उनमें से कोई नहीं बचेगा। जब तक मैं उन्हें उनके गुनाहों की सजा दिलाकर सलाखों के पीछे नहीं धकेल देता, चैन से नहीं बैठूंगा। बहन की मौत का बदला लेने के लिए और उसे इंसाफ दिलाने के लिए इंस्पेक्टर सिद्धार्थ जी जान से उन गुंडों को ढूंढता है और अंत में उन्हें दबोच कर पुलिस स्टेशन ले आता है और कहता है, हमारा कानून अंधा है दीदी, वो सबूतों के बल पर ही फैसला सुनाती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे गुनहगार बच निकले। जाओ, इन दोनों जालिमों को अपने हाथ से मारकर अपनी मौत का बदला ले लो। नहीं नहीं, हमें मत मारो, हम वादा करते हैं हम सुधर जाएंगे और आगे से हम सभी औरतों को अपनी माँ और बहन ही समझेंगे। चुड़ैल उनकी एक नहीं सुनती और अपनी दर्दनाक मौत याद करते हुए उन्हें मार डालती है और कहती है, भैया, मेरा बदला पूरा हो गया। मेरी लाश को पुलिस स्टेशन के पीछे वाले जंगल से निकाल कर उसका क्रियाकर्म कर देना, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। सिद्धार्थ अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर देता है, जिसके बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन से हमेशा के लिए चुड़ैल का साया खत्म हो जाता है। समुद्र की भूतिया शार्क। मुंबई के जुहू बीच पर रात के समय एक नया शादीशुदा जोड़ा घूमने के लिए जाता है। वो नजारा बेहद खूबसूरत था। उसको देख बीना बोलती है,
विनय, देखो मुंबई के जुहू बीच का नजारा कितना सुंदर है। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि बस मैं यहीं पर अपना घर बसा लूं। हाँ बीना, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। ये बीच सच में सुंदर है। देखो इस बीच के किनारे कितने बड़े बड़े पत्थर और छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं। इन पेड़ पौधों के बीच में छोटे छोटे फूल भी दिखाई दे रहे हैं। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं यहाँ पर बस जाऊं। वो दोनों आपस में बात करते हुए एक बड़े से पत्थर पर पानी के अंदर पैर लटकाए बैठ जाते हैं कि तभी उस नदी की लहरें तेज हो जाती हैं और उस नदी में एक शार्क सामने आ रही थी। उस शार्क को देख बीना बोलती है, उधर देखो विनय, वो सामने से हमारी तरफ क्या आ रहा है? पता नहीं बीना, मुझे कुछ क्लियर नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है विनय, चलो यहाँ से। उसकी बात सुनकर विनय और बीना दोनों ही उठकर जाने लगते हैं कि तभी उस नदी में एक बड़ी सी शार्क निकलती है और उन दोनों ही कपल को निगल जाती है। जिसके बाद वो शार्क हवा में उछलकर हंसते हुए बोलती है, मैं यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। इतना कहकर वो शार्क एक बार फिर पानी में चली जाती है और उस नदी की लहरों में गायब हो जाती है। और इस तरह अब कोई भी मुंबई के जुहू बीच पर जाता तो वो शार्क उन सभी लोगों को निगल जाती। उस जुहू बीच की बात अब आग की तरह हर जगह फैल गई है। लोग अब उस बीच पर जाने से कतराते थे। सभी लोगों के मन में डर और खौफ का माहौल बन चुका था, क्योंकि उस बीच पर नए नए कपल्स की आए दिन मौत होने लगी थी। कुछ साल बाद ऋतुगढ़ नामक गांव में प्रिया नाम की लड़की विराज नाम के लड़के से शादी करके हनीमून मनाने के लिए मुंबई की टिकट बुक करवाते हैं। जैसे ही टिकट बुक होती है वैसे ही विराज अपनी माँ सुरेखा से बोलता है, माँ मैंने हनीमून की टिकट बुक करवाई है और हम दोनों हनीमून पर जा रहे हैं। लेकिन बेटा, तुम दोनों हनीमून पर कहाँ जा रहे हो? माँ, मैं और प्रिया मुंबई के जुहू बीच पर जा रहे हैं। मैंने उस जुहू बीच के बारे में बहुत कुछ सुना है। अरे बेटा, क्या तुझे उस जुहू बीच के बारे में पता नहीं जो तूने हनीमून के लिए उधर की टिकट करा ली? अरे हनीमून पर जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तू ऐसी जगह क्यों जा रहा है जहाँ तेरी जान को खतरा है? तुझे वहाँ के अंदर का सच नहीं पता? अरे माँ, काहे का सच? वहाँ पर सुंदर सुंदर नजारे हैं, मुझे और क्या चाहिए? विराज और सुरेखा बात कर ही रहे थे कि तभी प्रिया वहाँ आती है और उन दोनों के बीच में बोलती है, अरे विराज, अगर मम्मी जी वहाँ जाने से मना कर रही हैं, तो हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। मम्मी जी कुछ सोच समझ कर ही तो बोल रही होंगी ना। अब तो मैं जुहू बीच पर ही जाऊंगा। अगर मैं वहाँ नहीं गया तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जस्ट गो टू हेल। इतना कहकर विराज वहाँ से गुस्से में चला जाता है। जिसके बाद प्रिया सुरेखा को बोलती है, मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं विराज जी को समझा देती हूँ। वो नहीं मानेगा बेटा, मैं अपने बहू बेटों से बहुत प्यार करती हूँ और मेरी जान मेरे बहू बेटों में बसी हुई है। अगर तुम लोगों को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? बस माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं विराज जी को समझा कर आती हूँ। इतना कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती है और विराज के पास जाकर विराज से बोलती है, विराज, मम्मी अगर हमें जाने से मना कर रही हैं, तो वो कुछ सोच समझ के ही बोल रही होंगी ना। देखो प्रिया, मैं नहीं जानता कि उस जुहू बीच पर क्या है, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे वो जगह बहुत अच्छी लगी और मुझे जाना है तो वहीं जाना है। लेकिन विराज। शट अप प्रिया, अगर मैं जुहू बीच पर नहीं गया तो याद रखना मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा और तुम्हें भी कभी भी कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा, समझे? बेचारी प्रिया मुंह लटकाए अपनी सास के पास जाती है। प्रिया का मुंह लटका हुआ देख सुरेखा बोलती है, मैं जानती हूँ कि वो नहीं माना। ये बात तो मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि वो अपनी जिद पर अड़ा रहेगा। खैर कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग कल सुबह जुहू बीच पर जा रहे हो। मैं बस तुम्हें इतना बोलूंगी कि तुम दोनों ही अपना ख्याल रखना। इतना कहकर सुरेखा वहाँ से चली जाती है और अगली सुबह प्रिया और विराज दोनों ही मुंबई जुहू बीच के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों पूरा दिन बहुत अच्छे से मुंबई को घूमते हैं और अपना डे एंजॉय करते हैं। रात के समय जैसे ही वो जुहू बीच पर जाते हैं, वैसे ही उस जुहू बीच को देख विराज प्रिया से बोलता है, प्रिया देखो ये जुहू बीच कितना सुंदर लग रहा है। मैं तुम्हें बोल रहा था ना कि यहाँ पर हर एक चीज बहुत ही सुंदर है। हाँ विराज, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो इस बीच पर कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। चलो विराज, उस पत्थर पर जाकर हम फोटोज लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं,
तुम उस पत्थर पर जाओ और मैं इधर से तुम्हारी बहुत अच्छी सी फोटो लूंगा। उसकी बात सुनकर प्रिया जुहू बीच के समुद्र के आखिरी पड़े पत्थर पर जाती है और पोजेस देकर फोटोज क्लिक करवाने लगती है। फिर तभी उस समुद्र की लहरें तेज हो जाती है, लेकिन विराज उस लहरों पर ध्यान नहीं देता। उस लहरों में से एक बार फिर वो भूतिया शार्क निकलकर बाहर आती है और एक झटके में ही प्रिया को निगलकर पानी के अंदर चली जाती है। वो इस भयानक हादसे को विराज अपनी आंखों से देख रहा था। ये देख विराज के होश हवास उड़ जाते हैं। विराज के दिमाग में अब अपनी माँ की बातें घूम रही थी और वो वहाँ रोते हुए खुद से बोलता है, अरे माँ सही बोल रही थी, ये जुहू बीच बहुत ही खतरनाक है। ओए भगवान, मेरी प्रिया को वो शार्क खा गई। विराज जैसे तैसे खुद को संभालता है, जिसके बाद वो अपने गांव जाता है और अपनी माँ को रोते हुए सब कुछ बता देता है। जिसके बाद उसकी माँ उसको दिलासा देते हुए कहती है, बस कर बेटा, जो होना था वो हो गया। अब तो इन सब के पीछे खुद को जिम्मेदार मत ठहरा। माँ, मेरी प्रिया मुझसे दूर हो गई, मैंने उसे खो दिया। अब इस बात को काफी समय बीत चुका था, लेकिन विराज इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया। अपनी पत्नी की मौत के पीछे का जिम्मेदार वो खुद को मानता है। अपने बेटे को इस तरह सदमे में देख सुरेखा को बहुत ही चिंता होती है और वो खुद से बोलती है, मैं अपने बेटे को कैसे ठीक करूं? सुरेखा खुद से बात करते हुए टीवी चलाती है और टीवी में जुहू बीच की खबर आती है कि उस बीच पर आए दिन लोगों की मौत होती जा रही है और लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर एक भूतिया शार्क देखी गई है। वो भूतिया शार्क ही लोगों को मार रही है। ये देखकर सुरेखा दौड़ती हुई अपने बेटे विराज के पास जाती है और उससे बोलती है, बेटा देख, उस जुहू बीच के बारे में क्या खबर आई है? विराज उस खबर को देखता है और सरकार से और लोगों के साथ मिलकर उस जुहू बीच पर बैन लगाने की अपील करता है। कुछ समय बाद सरकार उसकी अपील को अपना लेती है और अब उस जुहू बीच को सरकार ने बैन कर दिया था। कब्रिस्तान की चुड़ैल। प्रीति अपनी माँ शीतल के साथ मॉल गई थी। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस और खिलौने थे। तभी एक गुलाबी फ्रॉक देखकर प्रीति कहती है, मम्मा देखो ना, सामने वो पिंक कलर की फ्रॉक मुझे बहुत पसंद है, प्लीज दिला दो ना मम्मा। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दिला सकती। खिलौना दिलाया है ना, कुछ नहीं खरीदना। अब घर चलो। मम्मा प्लीज दिला दो ना, मुझे चाहिए मम्मा, मुझे वो ड्रेस चाहिए। प्रीति रोना बंद करो, सब हमें ही देख रहे हैं। घर चलो चुपचाप। प्रीति जिद करना बंद नहीं करती और शीतल उसका हाथ पकड़कर मॉल से घर आ जाती है। अपने रूम में रोते हुए प्रीति कहती है, मम्मा कुछ नहीं दिलाते, मुझे हमेशा ही ऐसे कर दिया। बस मुझे फ्रॉक पसंद आता है ना, फ्रॉक दिलाती। आइसक्रीम चाहिए कि आइसक्रीम भी नहीं, मेरी बात ही नहीं मानती। हो सकता है मुझसे प्यार ही नहीं करती। मुझे नहीं रहना इस घर में, और मैं कहाँ जाऊँ? ऐसा बोलकर प्रीति सो जाती है। अगले दिन शीतल उसका मायूस चेहरा देखकर उसे आइसक्रीम देती है। खिलौना न दिलाने की वजह से प्रीति गुस्से में होती है और उस आइसक्रीम को फेंक देती है। तभी शीतल उसे मारने के लिए हाथ उठाती है, मगर फिर रुक जाती है। ये देखकर प्रीति अपने कमरे में रोने चली जाती है। कुछ देर बाद वो अपने पापा रविंदर को कॉल करके शीतल की शिकायत करती है, लेकिन शीतल उसे सब बता देती है। जिसके बाद रविंद्र अपनी बेटी को और डांटता है। इस बात से गुस्सा होकर प्रीति आधी रात के 2 बजे अपनी गुड़िया लेकर घर से निकल जाती है और खुद से कहती है, अब मुझे मम्मी पापा के साथ नहीं रहना। वो मुझे बहुत डांटते और प्यार तो बिल्कुल नहीं करते। मैं आऊंगी नहीं घर पर। चलते चलते वो एक कब्रिस्तान के पास पहुंच जाती है और कहती है, ये मैं कहाँ आ गई? यहाँ कोई भी नहीं है, कोई मुझे डांटेगा भी नहीं। यहीं खेलकर सो जाऊंगी। अरे वाह, ये कैसा बेंच है? प्रीति कब्र को बेंच समझकर वहीं लेट जाती है तो कभी अपनी डॉल से उसके साथ खेलने लगती है। तभी उसकी डॉल जमीन पर गिरकर कीचड़ से गंदी हो जाती है और वो बोलती है, ओफो, मेरी प्यारी गुड़िया तो खराब हो गई और उसे कैसे साफ करूं? मुझे पानी भी नहीं दिख रहा। अब मैं कैसे खेलूंगी इसके साथ? तुम्हारी डॉल खराब हो गई ना प्रीति? क्या तुम्हें नई डॉल चाहिए? मैं तुम्हें लाकर दे सकती हूँ। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है यहाँ? मैं हूँ चुड़ैल। तुम्हारी ये छोटी सी डॉल खराब हो गई है ना? मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा अच्छी और बड़ी डॉल देती हूँ। ऐसा बोलते ही चुड़ैल उसे अपनी जादुई शक्ति से एक बड़ी सी गुड़िया देती है, जिसे देखकर प्रीति कहती है, अरे वाह आंटी, ये तो बहुत सुंदर डॉल है। इतनी बड़ी तो मुझे कभी मम्मी ने भी नहीं दिलाई। क्या मैं उसके साथ खेल सकती हूँ?
हाँ बिल्कुल, तुम इसके साथ खेल सकती हो। अब से ये तुम्हारी ही डॉल है। सच्ची आंटी? हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें चॉकलेट चाहिए? मुझसे मांग सकती हो, तुम्हें सब दे सकती हूँ। हाँ आंटी, मुझे चॉकलेट चाहिए। और हाँ, मम्मी ने जो मुझे पिंक वाली फ्रॉक नहीं दिलाई थी, मुझे वो भी चाहिए। बस इतनी सी बात, अभी तुम्हें मैं सारी चीज ला कर देती हूँ। ये बोलते ही चुड़ैल प्रीति की मांगी हुई सारी चीज उसके सामने रख देती है और प्रीति को वो पिंक फ्रॉक पहना देती है। ये देखकर वो कहती है, अरे वाह, ये तो वही ड्रेस है जो मुझे मम्मी ने दिलाई नहीं थी। थैंक यू आंटी। अच्छा आंटी, अब मैं घर चलती हूँ। नहीं रुको, तुम अपने घर नहीं जा सकती हो। पर आंटी, मेरी मम्मी ढूंढेंगी मुझे। ठीक है, तुम अपने घर जा सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें हर रोज इसी समय मेरे पास आना होगा। मैं तुम्हें बहुत सुंदर सुंदर खिलौने दूंगी। ठीक है आंटी, मैं रात को आऊंगी। ये सुनकर प्रीति उसकी दी हुई चॉकलेट लेकर घर चली जाती है। अगले दिन सुबह उसकी माँ देखती है तो बोलती है, प्रीति, ये तो वही फ्रॉक है जिसके लिए तू जिद कर रही थी। ये कहाँ से आई तुम्हारे पास? मैंने तो दिलाई नहीं तुम्हें। आपने तो दिलाई नहीं थी ना, तो पूछो भी मत। ये बोलकर वो छत पर चली जाती है। तभी चुड़ैल उड़ते हुए उसकी छत पर आ जाती है और कहती है, प्रीति, आओ बेटा, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें आज भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगी, तुम्हारे साथ खेलूंगी, हम बहुत मजे करेंगे। हाँ आंटी, मुझे आज भी आपके साथ खेलना है। मुझे चीज चाहिए, नई वाली। चुड़ैल की बात सुन प्रीति उसके साथ कब्रिस्तान चली जाती है। वहाँ चुड़ैल के साथ आंख मिचोली खेलते हुए कब्रों के पीछे छुप रही थी, तो कब्रों पर कूद भी रही थी, तो कभी नई गुड़िया के साथ खेल रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ खेलकर बहुत खुश थे। तभी प्रीति थक कर बैठ जाती है और कहती है, आंटी, आज मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, अब नहीं खेला जा रहा। अच्छा, आओ मेरी गोद में सिर रख लो और सो जाओ। मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ। लोरी 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 चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, बिटिया मेरी सो जाए। लोरी सुनते ही प्रीति चुड़ैल की गोद में सो जाती है। कुछ देर बाद जाकर प्रीति वापस घर चली जाती है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। ऐसे ही एक दिन प्रीति बहुत देर तक नहीं आती। रात में शीतल और रविंद्र अपनी बेटी को देखने जाते हैं तो वो उन्हें कमरे में नहीं मिलती। दोनों सुबह तक अपनी बेटी का इंतजार करते हैं कि प्रीति आ जाती है। उसके हाथ में चॉकलेट और गुड़िया देखकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। कुछ कहते उससे पहले रविंद्र उसे रोककर कहता है, शीतल नहीं, अभी इसे कुछ मत कहो। ये रोज कहाँ जाती है और ऐसा बर्ताव क्यों करती है, ये हमें पता लगाना होगा। आप ठीक कहते हैं। दोनों रात में सोने का नाटक करते हैं और जैसे ही शीतल उठकर चुड़ैल के साथ कब्रिस्तान जाती है, वो दोनों भी उसका पीछा करते हुए कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। ये देखकर दोनों हैरानी से बोलते हैं, हे भगवान, मेरी बेटी पर चुड़ैल ने कब्जा कर रखा है। वो रोज इस चुड़ैल के पास आती है, इसीलिए वो हमसे नफरत करने लगी है और उसके साथ ज्यादा रहने लगी है। मैं अपनी बेटी को लेकर आती हूँ अभी। नहीं शीतल, रुको, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हें पता ही है चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, हमारी बेटी को इतनी आसानी से नहीं देगी। हमें किसी तांत्रिक की जरूरत पड़ेगी। अपनी बेटी को इसके चंगुल से निकालने के लिए हमें वापस लौटना होगा, अभी इसी वक्त। रविंदर की बात सुनकर शीतल पत्थर रखकर अपने कदम वापस ले आती है और दोनों इसी क्षण एक तांत्रिक के पास जाकर अपनी बेटी की मदद के लिए गुहार लगाते हैं। जिसके बाद वो तांत्रिक अपनी सारी तंत्र मंत्र की जरूरत वाली चीजों को उस कब्रिस्तान में ले आता है। चुड़ैल के सामने जाकर उस पर फेंकता है। तभी चुड़ैल गुस्से से कहती है, कौन है? कौन मेरे और प्रीति के बीच में आया है? काली चुड़ैल एक बच्चे पर कब्जा करके उसके साथ खेलती है, उसे कब्रिस्तान में बुलाती है। शर्म नहीं आती? छोड़ दे इस बच्ची को, इसके माँ बाप इसे लेने आए हैं। नहीं दूंगी, प्रीति को मैं किसी को भी नहीं दूंगी। ये मेरी बेटी है, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। इसके साथ खेलती हूँ, खुश रहती हूँ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये बोलते ही तांत्रिक चुड़ैल पर अभिमंत्रित बभूत फेंकता है, जिससे चुड़ैल तब भी उसका हाथ नहीं छोड़ती। प्रीति, मेरी बच्ची, मेरे पास आ जा। नहीं दूंगी प्रीति, कहीं नहीं जाएगी। लगता है चुड़ैल को तुम्हारी बेटी से ज्यादा मोह हो गया है, इसलिए तुम्हारी बेटी को छोड़ नहीं रही। मुझे इसे वापस उसी कब्र में बंद करना होगा, तभी तुम्हारी बेटी को छोड़ेगी।
ऐसा बोलते ही तांत्रिक अपने कठोर मंत्र के उच्चारण से उस पर गंगा जल डालता है, जिसके बाद चुड़ैल तिल मिलाकर कहती है, छोड़ छोड़ मुझे तांत्रिक, छोड़। आ जा चुड़ैल जा, अपनी कब्र में वापस जा, छोड़ दे इस बच्ची को, जा अपनी कब्र में। ये बोलते ही चुड़ैल उसकी बात सुनकर वापस अपने कब्र में चली जाती है और तांत्रिक उसकी कब्र को तंत्र मंत्र विद्या से बांध देता है, जिसके बाद प्रीति खुशी खुशी अपने माँ बाप के साथ रहने लगती है।